नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। श्री गुरु रविदास जी का 650वां प्रकट दिवस, विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस को लेकर भी की बात। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट। हरियाणा खेल मंत्री गौरव गौतम ने किया स्वागत। 7 अगस्त को हरियाणा सरकार करेगी सम्मानित। बैंक घोटाले के बाद सरकार का बड़ा एक्शन, मांगा गया खातों का हिसाब। सरकार ने 7 दिन का दिया अल्टीमेटम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा निवास में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकट दिवस, हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर हुई। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खेलों में हरियाणा की उपलब्धि पर भी प्रसन्नता जताई। सीएम नायब सैनी ने बताया कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में हमारा देश 39 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा है। देश को मिले 39 पदकों में से 10 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीतकर हमारा सिर गर्व से ऊंचा किया है। उन्होंने बताया कि देश को मिले 13 स्वर्ण पदकों में से 7 हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं, जिनमें 5 बेटियां भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत खेल नीति के चलते ये संभव हुआ है। उन्होंने इस मौके पर सभी देशवासियों को बधाई दी। वहीं हर घर तिरंगा अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी 9 अगस्त से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा और यह यात्रा 17 अगस्त तक चलेगी। सीएम ने कहा कि यह सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी का राष्ट्रीय उत्सव है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भी बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल की तरह आगामी 14 अगस्त को इसे पूरे देश में मनाया जाएगा। श्री गुरु रविदास जी का 650वां प्रकट दिवस को लेकर सीएम ने कहा कि यह अभियान 20 फरवरी 2027 तक चलेगा और आगामी 5 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक पंजाब के डेरा सचखंड से वाराणसी स्थित जन्मस्थली तक भव्य श्री गुरु रविदास महाराज समस्ता यात्रा निकाली जाएगी। साथियों, हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े गौरव की बात है जो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन में, उनके कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत गति से आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने, उनके नेतृत्व में हमारे युवाओं ने दुनिया में 4था स्थान प्राप्त किया है। मुझे खुशी है कि हमारा देश 39 पदक इन राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे युवाओं ने जीते हैं और वह भी ऐसे समय में जीते हैं जब ऐसे अनेक राष्ट्रमंडल खेलों से देश बाहर हुए हैं, जिनमें हमारे खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। मैं इस उपलब्धि के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो एक एक कदम के ऊपर हर वर्ग का आदरणीय प्रधानमंत्री जी सहयोग भी करते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं। चाहे हमारा युवा हो, हमारा किसान हो, हमारी महिला हो, या हमारे देश के ऐसे परिवार जो गरीबी से जूझ रहे थे, उनको गरीबी से बाहर निकालने की बात हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उनके कुशल नेतृत्व में भारत दुनिया में 4थे स्थान पर 39 पदक लेकर के आया है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में देश का नाम रोशन कर लौटे पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों का आज मंगलवार को नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर भव्य स्वागत किया गया। खिलाड़ियों के पहुंचते ही एयरपोर्ट परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में खेल प्रेमी, परिजन और खेल संघों के पदाधिकारी तिरंगा लेकर खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए पहले से मौजूद थे। इस अवसर पर हरियाणा सरकार के खेल एवं कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम स्वयं एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने सभी पदक विजेताओं को पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया और शोल उड़ाकर उनका स्वागत किया। उन्हें सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए मंत्री ने कहा कि आप सभी ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से न केवल भारत बल्कि पूरे हरियाणा का सिर गर्व से ऊंचा किया है। आपकी इस उपलब्धि ने करोड़ों युवाओं को खेलों में अपना करियर बनाने की प्रेरणा दी है। मंत्री ने सभी विजेताओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को 7 अगस्त को चंडीगढ़ में एक प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम करेगी और उनको उनकी राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अब तक का शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। हरियाणा में हालिया बैंक घोटाले के बाद सरकार ने वित्तीय निगरानी और जवाबदेही सख्त कर दी है। वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों से उनके अधीन कार्यरत ड्राइंग और डिसबर्सिंग ऑफिसर डीडीओ के बैंक खातों का विस्तृत ब्यौरा 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ये जानकारी प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी हरियाणा के आगरा पर मांगी गई है। वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक सभी डीडीओ बैंक खातों का विवरण निर्धारित प्रारूप में भेजना होगा। विभागों को यह बताना होगा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुल कितने डीडीओ बैंक खाते संचालित रहे और कितने खातों में कोई व्यय नहीं हुआ, उनमें कितनी राशि जमा रही। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि 7 दिन की निर्धारित समय सीमा के भीतर ब्यौरा प्रस्तुत न करने वाले विभागों और लापरवाही बरतने वाले पर सीधे अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई और राज्य विजिलेंस की जांच में यह सामने आया था कि निजी और अनाधिकृत बैंक खातों में फर्जी डेबिट मेमो, नकली सिग्नेचर और शेल कंपनियों के खातों का उपयोग कर करोड़ों रुपए डायवर्ट किए गए थे। इसी वजह से अब बिना लेन देन वाले खातों का मिलान प्रधान महालेखाकार के रिकॉर्ड से कराया जा रहा है। फरीदाबाद पुलिस द्वारा संगीन अपराधों में त्वरित कार्रवाई की जा रही है। सिकरोना गांव स्थित एक स्कूल में महिला टीचर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या करने के मामले में एवीटीएस सिकरोना की टीम ने सूचना के 2 घंटे के अंदर ही आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल की है। मृतका के पति विकास की शिकायत पर थाना सेक्टर 58 में मामला दर्ज कर जांच आरंभ की गई। घटना की गंभीरता के मद्देनजर फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखाओं ने अपने सोर्स एक्टिव किया और एवीटीएस सिकरोना की टीम ने तकनीकी सहायता और सूत्रों की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मामले में सफलता हासिल की और सूचना के 2 घंटे के अंदर ही गांव कोट फरीदाबाद निवासी अमित 21 वर्षीय को काबू कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि करीब 2 वर्ष पहले मृतका उसके गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी और आरोपी करीब 1.5 साल से लड़की को परेशान कर रहा था। इसके चलते उसने वारदात को अंजाम दिया। 3 अगस्त को सुबह स्कूल के अंदर उसने महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया और हत्या कर मौके से भाग गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 32 सेकंड में 34 बार वार किए। आरोपित को मंगलवार को माननीय न्यायालय में पेश कर घटनाक्रम में आगामी कार्रवाई की जा रही है। करनाल के लघु सचिवालय स्थित डीआरओ कार्यालय में सिविल डिफेंस की ओर से हवाई हमले की स्थिति से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया और इस अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में प्रशासन, सिविल डिफेंस और अन्य संबंधित विभागों की तैयारियों का आकलन करना और आपसी समन्वय को और मजबूत बनाना रहा। मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस, जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, फायर ब्रिगेड सहित अन्य संबंधित एजेंसियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। अभ्यास के दौरान आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई, राहत और बचाव कार्य और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का प्रदर्शन किया गया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि मॉक एक्सरसाइज के दौरान किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन का सहयोग करें। अपना अमल में लाएगी और मॉक ड्रिल सक्सेसफुल रही है। जिन विभाग का जो कार्य सौंपा गया था, जिन विभाग को, जिन चीजों को, उन्होंने सब अपने कार्य में उत्तीर्ण रहे हैं और अच्छे तरीके से उन्होंने अपना टास्क निभाया है। कौन सी बिल्डिंग थी, क्या सूचना थी सर और कैसे? जी, एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल थी। एयर स्ट्राइक के दौरान या ऐसे किसी आग के दौरान अगर मॉक ड्रिल चीज करी जाए तो उस चीज के रिलेटेड मॉक ड्रिल थी और ये अपना डीआरओ और स्मार्ट सिटी की बिल्डिंग। सन्नी सर, आम पब्लिक से कुछ कहना चाहेंगे? जी, आम पब्लिक से यही अनुरोध है कि आम पब्लिक जितनी भी मॉक ड्रिल होती है उनमें सहयोग करें, उनमें पार्टिसिपेट करें ताकि उन्हें भी पता रहे कि किस तरीके से मॉक ड्रिल के दौरान या आपदा के दौरान हर एक व्यक्ति का क्या वो रहता है, उसका ड्यूटी रहती है, रोल रहती है, तो वो उसको निभाए। सर, रेस्क्यू टीमों ने काफी अच्छा काम किया, उनको भी किसी तरह की परेशानी ना आए, लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या फील करना चाहेंगे?
जी, यही अपील करना चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक ड्रिल्स में पार्ट लें और मॉक ड्रिल्स में पार्ट लेके उन चीज़ों को समझें और देखें ताकि रेस्क्यू टीम्स को भी ईज़ी रहे इन चीज़ों की। कोई भी आपदा होती है बिल्डिंग को तुरंत सेफली खाली करवा दिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। डीएवी पीजी कॉलेज करनाल में मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महापौर रेणु बाला गुप्ता एसडीएम करनाल ने शिरकत की। मेले में 60 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया। वहीं मेले में हजारों की संख्या में प्रतिभागियों को पंजीकृत किया गया और इस मौके पर राष्ट्रीय कंपनियां जिनमें डेयरी उद्योग, बैंकिंग, मॉडर्न डेयरी सहित विभिन्न कंपनियों ने पहुंचकर मेले में आए बच्चों का साक्षात्कार लिया। वहीं महापौर रेणु बाला गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार रोजगार को लेकर बेहतरीन कार्य कर रही है ताकि बच्चों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके और बच्चे अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सके। इस मौके पर करनाल मंडल रोजगार अधिकारी कुसुम भारद्वाज ने भी कहा कि रोजगार मेले से जहां बच्चों को रोजगार मिलेगा वहीं उनका मार्ग भी प्रशस्त होगा। आज से एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तरफ से बच्चों को रोजगार देने के लिए यहाँ पर लगभग 80 के करीब कंपनियाँ यहाँ पर बुलाई हैं। ये कंपनियां बच्चों से टाई अप कर रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, उनके इंटरव्यूज़ ले रही हैं और इनकी 600 के करीब रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर अलग अलग रूम्स में उनकी कंसल्टेंसी चल रही है। इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही लोकप्रिय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर गौरव गौतम जी को आना था, पर मौसम की वजह से और किसी ज़रूरी मीटिंग की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए। हम चाहते हैं कि हमारे युवा हैं वो किसी ना किसी तरह से भी रोज़गार को पाएं और उसके लिए बहुत सारे रोज़गार हमारे सरकारी स्तर पर देते हैं, पर जहाँ हम रोज़गार सरकारी स्तर पर नहीं दे पाते वहाँ इन कंपनियों से हम युवाओं का टाई अप करवाते हैं, जिसमें अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है, अलग अलग लेवल है। मैं युवाओं से मिली हूँ तो उन्होंने उनसे बातचीत किया, वो यहाँ रोज़गार के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के मेले, इस तरह के जो आयोजन हैं उसमें युवाओं का इंटरेक्शन बढ़ता है, उनका एक्सपोज़र बढ़ता है और जो कोई कंसल्टेंसी भी होती है, कई युवाओं को ये पता नहीं होता उन्होंने करना क्या है, कहाँ आगे जाना है, तो वो सारी कंसल्टेंसी यहाँ पर होती है और उसमें अच्छा बच्चों के लिए रोज़गार निकल कर आता है। मुझे लगता है बच्चों में टैलेंट बहुत है, उनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से वो कंपनियाँ सिलेक्ट करके ले जाती है। अदरवाइज बच्चों को भटकने के लिए इधर उधर कंपनियों में भी चक्कर लगाने के लिए जाते हैं, कभी किसी डॉक्यूमेंट के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए बुलाते हैं, पर यहाँ एक ही जगह पर सारी कंपनियां भी हैं, उनको सारी जानकारियां। निसिंग सब डिवीजन में बिजली विभाग के कर्मचारियों का आक्रोश मंगलवार को खुलकर सामने आया। जय प्रशांत शर्मा के तबादले के विरोध में कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में धरना देकर विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि एसडीओ तानाशाही रवैया अपनाते हुए कर्मचारियों की लगातार अनदेखी कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनने तक को तैयार नहीं है। धरने में बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जेई प्रशांत शर्मा का तबादला पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है और इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए। कर्मचारियों का कहना था कि बिना किसी ठोस कारण के लिए किए गए इस तबादले से कर्मचारियों का मनोबल टूट रहा है और विभाग में असंतोष का माहौल बन गया है। उधर दूसरी तरफ एसडीओ गौरव ने कहा कि प्रशांत शर्मा का तबादला विभाग का प्रशासनिक निर्णय है, जिसे सक्षम प्राधिकारी ने नियमों के अनुसार किया है। कर्मचारी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और यदि किसी कर्मचारी को तबादले पर आपत्ति है तो विभागीय प्रक्रिया के तहत उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रख सकता है। हमारी जो है रोज़ प्रदर्शन गेट मीटिंग 15-20 दिनों से चल रही थी और हमने एसडीओ साहब को, एक्शन साहब को कई बार अपनी मांगों के प्रति अवगत कराया, लेकिन ये कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं और हम इसको हेड ऑफिस बनने के जरिए जो हमारा संगठन है उससे हम इसको जगा के रहेंगे और जो हमारी जो मुख्य मांगे है वो मनवा के रहेंगे। हमारी मुख्य मांगे कोई इन्हीं के लेवल की हैं और एक हमारा जो प्रशांत जी का जो बहुत ही शरीफ और ईमानदार है उसका तबादला गलत तरीके से पॉलिटिक्स द्वारा या मैनेजमेंट द्वारा वो गलत कर दिया गया है और जब तक उनका तबादला रद्द नहीं हो जाता हमारा रोज़ प्रदर्शन गेट मीटिंग का था पहले, अब ये धरने में हमने परिवर्तित कर दिया और जब तक वो तबादला रद्द नहीं हो जाता तो हमारा धरना ऐसे ही चलेगा। दूसरी बार पत्रकार महोदय, हमारा सरकार की तरफ से भी लड़ाई का आह्वान है। सेंट्रल काउंसिल के आदेश के आह्वान पर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे जो संगठन है एक साझा मंच बना हुआ है, उस पर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। इनकी मेन जो मांग है वो प्रशांत जी के ट्रांसफर के लिए है, जो कि जिसका हमारे ऑफिस से कोई रिलेशन है नहीं। इनको बताइए, कई बार समझा दिया गया इस चीज़ के रिगार्डिंग कि यहाँ पे होना नहीं है।
जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के ऊपर पंचकुला से ट्रांसफ़र हुआ है, तो फिर यहाँ से कैंसिल होने का सब कुछ प्रोसीजर है नहीं। तो कल भी इवन बुला के बात की थी इनसे, तो उसके अंदर यही है कि अभी तो ये यही चाह रहे हैं, समझाए इनको कि आप ये काम बंद करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा और यहाँ ऑफिस से कुछ होना नहीं है। सर कहीं ना कहीं किसानों की समस्याएं हैं, कुछ भी सीजन भी चला हुआ है, तो उनका समाधान कैसे किया जाता है गांव में जाकर, जब कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं धरने पर? जी, समस्या का समाधान ऐसा है कि अभी तो सीज़न थोड़ा सा कम हो गया है, तो ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है फॉल्ट वगैरह, और जो भी फॉल्टें आती हैं ऐसा नहीं कि वो अटेंड नहीं होती, थोड़ी डिले होने के बाद अटेंड हो जाती हैं, लेकिन जो भी फॉल्ट आती है उसका उसी दिन समाधान शाम तक कर दिया जाता है, शाम के बाद। सर ये पहले कुछ मांगे थी, स्टाफ की कमी की मांगे थी, एक बरास की और मंजूरा की 4 दीवारी की जो मांगे थी, उनकी मांगे पूरी कर ली गई हैं? जी, सारी मांगे यहाँ से ऑफिस एक्शन ऑफिस चली गई है, इवन वहाँ से भी 3 लोगों के ऑर्डर हो गए। ज्वाइनिंग में थोड़ा विलम्ब हो रहा है सीजन के लिए, लेकिन जो भी मांगे थी हम जो हमारे लेवल ऑफिस से हो सकता था, मांगे इनकी पूरी कर दी गई है। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम गौरव है, SDO। देर रात हुई तेज बारिश ने अम्बाला शहर की व्यवस्था की पोल खोल दी। बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को घरों से बाहर निकलने में मुश्किल आई। कुछ घंटों की बारिश ने सड़कों को तालाब में बदल दिया और शहर के मुख्य बाजारों, कॉलोनियों और मुख्य मार्गों पर पानी भर गया। लोगों का कहना है कि हर बार बारिश के साथ यही स्थिति बन जाती है, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं निकला है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।